गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज का अपना जो एक का टॉपिक है वो है सीमांत अवसर लागत। इसके बोलते क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, है ना। सीमांत अवसर लागत होती क्या है कि मान लो जब अपन अपने जो संसाधन हैं उन संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, यानी उनको स्थिर रखना पड़ता है, उनमें वृद्धि हो ही नहीं सकती। जब उन साधनों से अपन मान लो दो तरह के या दो से ज़्यादा वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो जो अपने पास जो साधन दिए गए हैं उन साधनों का उपयोग करते हुए अपने जो साधन हैं उनको एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में जब लगाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो अपने उत्पादन के साधन हैं उनको एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर जब दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो जो अतिरिक्त इकाई अपन ने प्राप्त की है, यानी उत्पादन दो से जो अतिरिक्त अपन ने उत्पादन किया है उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए वस्तु एक के उत्पादन में जो कमी आई है उस कमी को ही क्या कहा जाता है, सीमांत अवसर की लागत कहा जाता है। अब जैसे मान लो इसका ऐसे माने कि अपन दो तरह की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, A और B। अब ए पे अपन ने अपना 100 इकाई यानी 100% लगाया हुआ है, बी का उत्पादन क्या मानेंगे, 0 है। और अब अपने को बी का उत्पादन करना है तो इसके उत्पादन में क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से कमी करनी पड़ेगी और यहाँ इसका उत्पादन कितना हो जाएगा, 1 या 2 इकाई। तो यहाँ 1 इकाई प्राप्त करने के लिए जो वस्तु ए के उत्पादन में जो कमी आई है कितनी, 10 यूनिट की, इस 10 यूनिट को क्या कहा जाता है, वस्तु बी प्राप्त करने की सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। और इसे अपन एक सामान्य जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अपना सूत्र क्या होता है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। यानी इस सूत्र के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी सीमांत अवसर लागत है उसकी हानि को ज्ञात कर सकते हैं। और जो y है उसमें आएगी हानि की दर, हानि की दर यानी जिस वस्तु में कमी आई है उस कमी वाली वस्तु को अपन क्या मानेंगे, y मानेंगे। और जिस उत्पादन में वृद्धि हुई है यानी जिसके उत्पादन में लाभ हुआ है उस लाभ को क्या मानेंगे, वस्तु x, यानी x इकाई उसको माना जाएगा। तो सूत्र क्या रहा अपना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये जो ट्रायंगल शेप अपन लिखते हैं इस ट्रायंगल शेप को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा y और डेल्टा 1 और डेल्टा का जो सामान्य अर्थ है वो लगाया जाता है परिवर्तन दर, कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई। तो जो डेल्टा का सामान्य अर्थ है वो अर्थ उस परिवर्तन से लगाया जाता है। अपन अब इसे एक सूत्र से या एक उदाहरण के द्वारा समझें तो देखें कि अपने पास दो वस्तुओं का अपन ने उत्पादन करना है, वस्तु x और वस्तु y। अब वस्तु अपन y का उत्पादन यानी अपन ने 100% अपने उत्पादन के साधन कहाँ लगाए हुए हैं, वस्तु y पर लगाए हुए हैं। तो वस्तु x का उत्पादन कितना है, 0 है। फिर अपने को वस्तु x का उत्पादन 1 इकाई करना है तो अपन ने जो साधन वस्तु y पर लगाए हुए थे उन साधनों को कम किया। कितना कम किया वो अपन यहाँ गिनेंगे। तो शुरू में कितना था, 10,000 और फिर कितना आया, 9,000। तो कितनी कमी आई, 1,000 की। तो ये जो 1,000 की कमी आई है किसमें, वस्तु y के उत्पादन में, ये कमी क्या कही जाएगी, वस्तु x के लिए वस्तु y की सीमांत अवसर लागत। उसके बाद देखें कि अपन ने को x वस्तु का एक और इकाई का उत्पादन करना है, यानी पहले 0 पे थी फिर 1 इकाई का किया तो कितना त्याग करना पड़ा, 1,000 यूनिट का। या फिर दूसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए पहले 9,000 थी, उसके उत्पादन कहाँ पे आ गया, 75,000 पे। तो इस बार कितनी कमी हुई, 9,000 माइनस 7500,
तो कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा? 1500 इकाइयों का अपने को क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। तो अपन ये कह सकते हैं कि x वस्तु की अगली 1 इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु के उत्पादन में कितनी इकाइयों की कमी की गई? 1500 इकाइयों की कमी की गई। तो ये 1500 क्या कहा जाएगा? वस्तु x के लिए वस्तु y की सीमांत अवसर लागत। फिर इसी में आगे देखें कि अपन को तीसरी इकाई का उत्पादन करना है, तो 7500 से घटाकर 5500, और आंसर में क्या आएगा? 7500 माइनस 5500 बराबर 2000, है ना। तो ये 2000 क्या कही जाएगी? x वस्तु के उत्पादन के लिए y वस्तु की सीमांत अवसर लागत की कही जाएगी। उसके बाद में वापस यहाँ भी सूत्र बता रखा है कि वही सूत्र अपने को अप्लाई करना है, डेल्टा y यानी जिसमें कमी हुई है, और डेल्टा x जिसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। उसके बाद में देखो, इसे अपन एक सामान्य सूत्र और के रूप में लिख सकते हैं कि सीमांत अवसर लागत यानी उत्पादन की हानि, कि जिस वस्तु में हानि हो रही है, अपन को यहाँ y में हानि बता रखी है तो ऊपर y आएगा, और उत्पादन का लाभ की मात्रा बढ़ी किसकी है? x वस्तु की बढ़ी है, तो नीचे x आएगा और ऊपर डेल्टा में y आएगा। अब देखें अपन इसका एक उदाहरण, और अपन इसको इस रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये अपना सामान्य उत्पादन की स्थिति है, K वस्तु का अपन ने और L अपन उत्पादन कर रहे हैं। अब जब यहाँ कमी की जाएगी तो यहाँ क्या होगी? वस्तु में वृद्धि होगी। तो अपना सूत्र कहाँ चला जाएगा? K से K1, यानी इसमें क्या हुई? कमी हुई। पहले K पे था और अब उत्पादन घट के कहाँ आ गया? K1 पर। यहाँ उत्पादन पहले L पे था और L से बढ़कर कहाँ चला गया? L1 पर। फिर समझा रहा हूँ कि पहले अपना सामान्य उत्पादन कहाँ था? K पर, फिर K से घटकर कहाँ चला गया? K1 पर। यानी देखो नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर मतलब इसमें कमी हुई है, और ये यहाँ से इंक्रीज हुआ है। तो L से बढ़कर कहाँ चला गया? L1 पे। तो ये है वृद्धि, है ना। ये लॉस जिसमें उत्पादन XY बिंदु पर कमी आई है और OX पर वृद्धि हुई है, तो ये लॉस का है और ये गेन का है। अब अपन इसे एक सामान्य सूत्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि अपन कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, गेहूं और कपड़ा। तो सबसे पहले अपने उसने पूरे साधन कहाँ लगाए हुए हैं? गेहूं के उत्पादन में लगाए हुए हैं। कपड़े का उत्पादन 0 पर है। फिर यहाँ इसने कमी की, गेहूं का उत्पादन कम किया, साधन कहाँ ले गया? कपड़े के उत्पादन पर। उसके बाद में फिर कमी हुई, अपने साधन यहाँ लगाए, यहाँ कमी की, साधन यहाँ बढ़ाए, यहाँ कमी, और साधन फिर अंत में गेहूं का उत्पादन उसका 0 पे ले आया और अपने सारे के सारे उत्पादन कहाँ लगा दिए? कपड़े के उत्पादन पर लगा दिए। अब इसका अपन वही सूत्र लिखें, डेल्टा y बटे डेल्टा x, यानी जिसमें हानि हुई है वो y और जिसमें लाभ हुआ है वो x के द्वारा अपने को प्रदर्शित करना है। अब कितनी हानि हुई वो अपन निकालेंगे कि 100 से यहाँ क्या था? 0, तो हानि अवसर लागत भी क्या रही? 0। फिर यहाँ कितनी कमी हुई? 10 की, और यहाँ वृद्धि कितनी हुई? 25 की। तो इसे अपन निकालेंगे कैसे? 10/25, है ना। ये क्या हो गया? y और ये x, यानी जिसमें वृद्धि हुई वो x और जिसमें लॉस हुआ वो y, भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.40, है ना। इस तरह से अपने को इसको प्रत्येक बार हल करना है। उसके बाद में दूसरा, 90 से 70 पर यहाँ वृद्धि कितनी हुई? फिर 25 की हुई, तो 20/25.8, 70 से 40 और 50 से 75, यानी 30/25.12, फिर 10 पे 85, 3/10, 3, और 0 से 87, 10/2, तो 5 की। ये इस तरह से अपने इसको सूत्र में रखकर हल करना है। इतना करने के बाद क्या काम बचता है? इसको रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना।
तो रेखा चित्र अपन इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें शून्य पर कितना था, 100 पर यहाँ कितना था, शून्य। उसके बाद में 90 पे कितना आया, 25। कितना आया था, 25 की वृद्धि हुई। तो यहाँ इसको कहाँ रखेंगे, 25 पे। फिर दूसरा क्या है, 70 और 50। क्वेश्चन में देखें दूसरा क्या है, 70 और 50। तो अपना 70 कहाँ है, ये 70 और ये 50। तीसरा क्या है, 40 और 75। इसमें 40 कहाँ है, ये रहा, और 75 यहाँ पे। उसके बाद में अगला क्या है, 10 और 85। तो 10 और ये 85, ठीक है। उसके बाद में 0 और 87। तो ये 0 और ये 87। अब इसको क्या करें, एक कर्व लाइन के द्वारा अपने को क्या करना है, सभी बिंदुओं को आपस में एक दूसरे से मिलाना है। और इसके बाद में इसका अलग अलग अपने को वर्गीकरण करना है कि सबसे पहले 100 पे 0 था, तो 100 पे 0 का लाइन हो गया। फिर 90 पे कितना था, 25। तो 90 से 25। फिर 70 से 50। तो फिर ये 70 और ये अपना 50 पे। उसके बाद में कितना था, 40 और 75। तो ये अपना 40 और ये अपना 75। उसके बाद में क्या था, 10 और 85। तो ये अपना 10 और ये 85। और अंतिम क्या था, 0 और 87 का मान। तो अंत में क्या आ गया, 0 और 87 का मान। फिर इनको अपन अलग अलग नाम देंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई और बिंदु एफ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपना बिंदु ए और एफ है वो ऊपर से नीचे की ओर ढलानदार बनेगा, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नतोदर, यानी नीचे की ओर जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है, नतोदर ग्राफ कहा जाता है। और ये प्रदर्शित क्या करता है कि वस्तु जो ओ वाई है उसमें कमी आ रही है और वस्तु जो ओ एक्स है उसके उत्पादन में वृद्धि आ रही है। तो ये आज का अपना एक टॉपिक था, सीमांत अवसर की लागत। इसे समझें, पढ़ें और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।